हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ राहुल हैं और राहुल का ट्रांसप्लांट हमने परसों किया है। और इनका ट्रांसप्लांट एक रिपेयर केस था। इन्होंने पहले कहीं ट्रांसप्लांट कराया हुआ था। तो राहुल, आप बताएंगे कि पहले ट्रांसप्लांट से आपको क्या क्या तकलीफ थी, क्या क्या दिक्कत थी? सर एक्चुअली मैंने लास्ट ट्रांसप्लांट मेरे को किसी रेफरल के थ्रू आया था और मैंने चंडीगढ़ में किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाया था। उसमें उन्होंने मेरे को पहले तो एफ बोला सजेस्ट करा और उन्होंने मेरे को बोला 5000 ग्राफ्ट हम आपके एफ के थ्रू करेंगे। तो पहले तो मेरे को थोड़ा सा डाइसी लगा क्योंकि 5000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और फिर सर उसके बाद जब मेरा सर्जरी हुई, सर्जरी के जब 15-20 दिन बाद मेरे को रिजल्ट दिखना शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि मेरा जो फ्रंटल एरिया है वो पूरा एकदम उन्होंने मतलब डैमेज ही करा हुआ है। दूसरा सर वो बहुत पेनफुल था प्रोसीजर। अच्छा। जबकि उन्होंने मेरे को बोला था कि पेनफुल नहीं होगा। उसके बाद सर खैर वेरी नेक्स्ट डे में मेरा तो मुंह जो है बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था। और जब मैंने उनको डॉक्टर को बोला तो उन्होंने फिर मेरे फ़ोन मतलब उठाने बंद कर दिए। फिर पीआरपी सेशन था सर मेरा 3 महीने बाद। तो पीआरपी सेशन उन्होंने एक तो मेरे को दिया, बाकी उन्होंने कमिट किया था कि 4 सेशन होंगे आफ्टर क्वार्टरली बेसिस पे, और जैसा भी आपका वो होगा आप वहीं पर कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो सर वो भी उन्होंने मेरे को उसमें बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं किया। तो बेसिकली जो राहुल के साथ प्रॉब्लम आई वो ये थी कि एक शायद इन्होंने ऐसे सेंटर को चूज़ किया जो कि इनको अपने जगह पर जहाँ ये रहते उस जगह मिल गया। तो काफ़ी लोग इस तरीके के सेंटर्स को चूज़ करते हैं जहाँ पर कि मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और इस तरीके से उनको कन्वीनियंट रहता है। बट ये बहुत मेजर समस्या बन सकती है बिकॉज कोई भी अच्छा क्लिनिक बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजी मोड में काम नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग जो राहुल की बातों से हमें समझ में आया कि कॉस्ट के चक्कर में नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स बहुत हाई बता देते हैं। ये नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स ज़रूरी नहीं है कि इतने हो सकते हो। 5000 जैसे फॉर एग्जांपल इज़ अ ह्यूज नंबर। मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में कभी आज तक इतना बड़ा नंबर एक्सट्रैक्ट नहीं किया एफ से। एफ छोड़िए, एफ से भी नहीं कर पाया मैं तो ये नंबर पर बहुत आम कॉमनली सुनने में आते हैं। तीसरा कि हेयर लाइन डिज़ाइनिंग और ये सब आर्ट है। जैसा कि आप इनकी इमेजेस में देख रहे हैं, बड़े स्ट्रेट लाइन में हेयर को ग्राफ्ट्स को लगाया गया है जो कि काफ़ी अननेचुरल लुक देता है। और ये थोड़ा काफ़ी आप, मुझे लगता है जब भी ट्रांसप्लांट चाहते हैं करते हैं तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए एज अ पेशेंट कि आपका मोस्ट नेचुरल लुकिंग बिल्कुल एकदम अनडिटेक्टेबल टाइप ऑफ हेयर लाइन हो। और डॉक्टर की भी यही कोशिश रहनी चाहिए और पता ही ना चले, अनडिटेक्टेबल रहे हेयर लाइन आपकी पूरी तरह से। इसके बाद एक और चीज़ इन्होंने बोली कि इनका ट्रांसप्लांट के साथ इनको 4 पीआरपी या 5 पीआरपी जैसे बताया गया, ये भी ठीक नहीं है। जनरली 1 पीआरपी बहुत होता है और पीआरपी को इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। एक सेलिंग पॉइंट बना हुआ है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं सर आप ट्रांसप्लांट करेंगे, कितने पीआरपी साथ में देंगे। ये सब मैंने बहुत वीडियोस में अपने सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है पीआरपी के ऊपर। लिंक्स दिए गए हैं, आप देखिए उनको। साइट पे जाके, चैनल पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग मेथड की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि एफ और एफ को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं और लोग सोचते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं तो ये सोचते हैं कि एफ में तो डोनर एरिया अनअफेक्टेड टाइप ही रहता है और एफ में कोई बहुत बड़ा स्कार आ जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है। एफ के अंदर डोनर डैमेज होता है, डोनर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स उतने नहीं निकलते, पर आपका डोनर में छोटे वाइट डॉट स्कार्स बनते हैं जैसे आप इनके डोनर में देख रहे हैं। और ये चुन के मल्टीग्राफ्ट्स निकाल लिए जाते हैं, चेरी पिकिंग होती है। मैंने अपने पहले पूरे सीरीज़ में ये बताया है जहाँ एफ वर्सेस एफ जहाँ पर हम डोनर क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट डोनर जोन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेचर ऑफ ग्राफ्ट्स में भी मल्टीप्लिसिटी जो रहती है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डाउन टाइम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज़ें डिटेल में। तो मेरा मानना है एफ और एफ दोनों बहुत अच्छे मेथड्स हैं।
आपके सर्जन को दोनों मेथड्स आने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं आते हैं तो वो पर्टिकुलरली वही एक मेथड आपको शायद बताएंगे और फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मेथड आपके लिए बना हो। अब इनका हेयरलाइन डिज़ाइनिंग फिर हमने किया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमने हेयरलाइन पर ग्राफ्ट्स को प्लेस किया है, टेम्पल्स को बनाया है और काफ़ी अच्छा एक लुक हमने देने की कोशिश करी है। आपके हमने कितने ग्राफ्ट्स का प्लान किया था करना? 23 बोला था, मगर 2800 ग्राफ्ट हैं। तो जब हम FUE पहले किए हुए केसेस को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कई दफ़ा क्योंकि बीच में से ग्राफ्ट्स निकाले जा चुके हैं तो हमें भी पूरा एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो टू बी ऑन सेफर साइड हम कमिट उतने ही नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स करते हैं जितने हमें लगता है कि इतना तो मिनिमम पॉसिबल होगा ही। और हालांकि अक्सर उससे थोड़े ऊपर ही ग्राफ्स निकल आते हैं, जैसे कि राहुल के केस में हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 500 ग्राफ्स हमें एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये अच्छी बात है और वो हमने यूज़ कर लिए, काफ़ी अच्छे से हम फिल कर पाए वो एरियाज़ भी जो शायद हम अदरवाइज़ नहीं कर पाते। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ट्रांसप्लांट ठीक नहीं हुआ, इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लिनिक का एटीट्यूड क्या रहना चाहिए आपके प्रति। तो देखिए हम भी जब केसेस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे केसेस हमसे 100% संतुष्ट हों। ऐसा नहीं होता, सब नहीं होते। हालांकि हम अपना बेस्ट एफर्ट तो ज़रूर करते हैं और हम तो अपने काम से 100% संतुष्ट होते हैं जो हमने एफ़र्ट किया, जो हमने काम किया। पर ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट संतुष्ट हो और हमारे भी केसेस में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं एक वीडियो कुछ समय में बनाकर आपको दिखाऊंगा जहां मैंने ऐसे केसेस डिस्कस करे हैं जिनमें मेरे केसेस में काफ़ी ज़्यादा खराबी आई, जो कि हमने फिर बाद में ठीक करी। तो सारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, पर एटलीस्ट इतना हमारे हाथ में ज़रूर है कि हम आपसे जुड़े हैं तो हम आपके वो कंसर्न्स को एड्रेस करें और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बाकी खैर अब तो राहुल आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा हमें नज़र आ रहा है, सब कुछ काफ़ी बेहतर है। आप खुश हैं इससे? बिल्कुल खुश हूँ। आप मतलब मेरी शक्ल देख के मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा कल परसों ही मेरा मतलब ऑपरेशन हुआ है। और सर एक चीज़ मैं छोटी सी हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा ये केस फर्स्ट टाइम में बिगड़ गया था तो मैंने काफ़ी R&D करी दिल्ली में, और दिल्ली से मैं काफ़ी उसमें गया था मैं। तो उनमें सर ये होता है कि वो आपको पर ग्राफ्ट का जो भी बताते हैं रेट, वो बोलते हैं आपको वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जब भी आप कंफर्टेबल हो तो आप करवा सकते हो अपना। सर आपके जैसे क्लिनिक से मेरे को कंसल्ट किया गया कि आपको सो एंड सो मतलब ब्लड टेस्ट करवाने, उसके बिना हम आपको अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये अदर उसमें मैंने नहीं देखा, पहली चीज़। और दूसरा सर उसके बाद जब जैसे मेरा प्रोसीजर पूरा हुआ, OT के उन्होंने टिटनेस मेरे को लगाया, मेरे को 2-4 मेडिसिन दी, उसके बाद भी अपने कंसल्ट करा, मेरे को कुछ मेडिसिन आपने जो दी है विटामिन की या स्वेलिंग की या पेन की। तो ये मेरे को लास्ट जितने भी मैं उनमें गया तो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं ऐसा दिया था, उन्होंने रिकमेंड किया था। और जब मैं फर्स्ट वाले में भी गया था उन्होंने बस मेरा ब्लड टेस्ट किया था और 5-10 मिनट बाद ही उन्होंने रिपोर्ट करके बोला था कि आपका हो सकता है। मगर आपने जैसे BT-CT टेस्ट, शुगर लेवल और आपने क्या कहते हैं मेरा HIV का आपने टेस्ट किया, तो ये कोई और रिकमेंड नहीं करता था। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आगे जाके बहुत मैटर करती हैं। तो देखिए जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारा एक ये होता है कि यदि हम आपकी जगह होते तो हम अपने लिए जो करते वही हम आपको रेकमेंड करते हैं। ये एक असूल है जिस पर हम चलते हैं। दूसरी चीज़, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। जैसे कि आपका एक बार ट्रांसप्लांट ख़राब हुआ, मुझे याद पड़ता है जब आप मुझसे ट्रांसप्लांट के लिए मिलने थे, कंसल्ट कर रहे थे, बहुत परेशान थे। अक्सर लोग होते हैं, डाउट्स होते हैं दिमाग में। हमें बचपन से ये भी सिखाया गया होता है कि ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर, विश्वास नहीं करते लोग। काफ़ी कॉमन है ये बात है कि विश्वास मत करो, ट्रस्ट मत करो, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा देते हैं। तो यहाँ पर विश्वास को वापस लाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लोग बोलते हैं कि आप बड़े भोले हो, आप विश्वास कर लेते हो सबके ऊपर। तो पर ये मुझे एक बात समझ में आती है, मेरे फादर ने भी मुझे बहुत बार ये चीज़ बोली कि अगर मैं विश्वास करना छोड़ता हूँ तो ये मैटर ही नहीं करता, मायने ही नहीं रखता कि मैं विश्वास करना किसके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं बेसिकली विश्वास करने की क्वालिटी को छोड़ता हूँ, यानी कि मैं विश्वास खोता हूँ
परमात्मा के ऊपर मैं विश्वास खोता हूँ, इस सृष्टि के ऊपर मैं विश्वास खोता हूँ, खुद के ऊपर। यदि चंद पैसे खो भी दिए तो वो इतने मायने नहीं रखते, पर मायने रखता है विश्वास को खो देना, यानी कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को खो देंगे। तो विश्वास करें। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि जब भी हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक द्वंद्व चलता है, और ये द्वंद्व चलता है आपके माइंड और आपके हार्ट, यानी कि